अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने मुल्क के 14वें सदर मुमलकत का हलफ उठा लिया और बाज़ाब्ता तौर के ऊपर उन्होंने अपने फ़राइज़ मनसबी संभाल लिए। और जब वो उनका हलफ बर्दारी हो रही थी, ऐन उसी वक्त मुल्क भर में छोटे बड़े शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी मुजाहरे कर रही थी। और उनका इल्ज़ाम यह है कि इस इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन जो धांधली है वो की गई और उसके खिलाफ वो एहतजाज कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत उनकी अपनी है, इंतज़ामिया साथ थी, लेकिन पंजाब के अंदर क्रैकडाउन के वाक़यात हमें लाहौर में ख़ास तौर के ऊपर देखने को मिले। इस्लामाबाद में आज पुलिस ने उस अंदाज में मुजाहिरीन को नहीं रोका जैसे पहले किया जाता था क्रैकडाउन, लेकिन दफ़ा 144 के नफाज का ऐलान एक दिन पहले किया गया था। तो गालिब इम्कान यही है कि आज रात या कल कुछ मुकदमात दर्ज हो सकते हैं। ये सूरत हाल, और अब इस हुकूमत साजी का अमल आलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। एक आखिरी स्टेज जो है वो इलेक्शन रह गए हैं सेनेट के, जहाँ पे 52 सेनेटर जो हैं वो 11 मार्च यानी कल जो है वो रिटायर हो रहे हैं। और इनमें से 48 का इलेक्शन होना है, क्योंकि 4 फाटा की नशिस्तें थी। अब फाटा केपी के अंदर जम हो चुका है। तो अब ये इलेक्शन और फिर पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन आपस में लिंक इस एतबार से हैं कि पीटीआई ने फिर अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के सर्टिफिकेट जमा करवाया है इलेक्शन कमीशन में और अपना इंतखाबी निशान वापस मांगा है, ताकि सेनेट के अंदर जब इलेक्शन हो तो वो अपनी नशिस्तें सिक्योर कर सकें। और इसके साथ साथ जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, क्योंकि सेनेटर्स में अभी क्या नंबर पोजीशन होगी बड़ा अहम है। तो ये हमारे 3-4 मौज़ूआत होंगे जिन पे हम बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज़ एहसान अहमद खोखर साहब, माहिर कानून हैं। और इनके अलावा जो है कि राजा आमिर अब्बास साहब, अगेन माहिर कानून, और फिर बैरिस्टर आमिर हसन साहब कानून के शोबे से भी वाबस्ता हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी आपका तल्लक है, वो भी हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप के ऊपर। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, आपसे ही हम स्टार्ट कर लेते हैं कि आपकी पार्टी जो है कि इन इलेक्शन में मजमूई तौर के ऊपर तीसरे नंबर पे बड़ी पार्टी, आज़ाद सबसे पहले थे, फिर PMLN और फिर आपकी पार्टी थे। सिंध में आपकी हुकूमत भी बन गई और मरकज़ में सदर मुमलकत का मनसब आपके पास आया। और सदर जरदारी साहब पाकिस्तान के पहले सिविलियन प्रेसिडेंट हैं जो दूसरी बार इस मनसब पर फायज हो रहे हैं। आपकी जमात को आपको मुबारकबाद भी देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, जैसे मैंने ओपनिंग लाइन्स में कहा कि ऐन उस वक्त जब हलफ बर्दारी हो रही थी तो मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे भी हो रहे थे। और आज एक जमात के मुजाहरे हैं, JUI भी और GDA भी और बाकी जमातें भी इसी किस्म की प्लानिंग कर रही हैं आने वाले दिनों के अंदर। तो जरदारी साहब जो समझे जाते हैं मुफाहमत के गुरु समझे जाते हैं सियासी मैदान में, तो उनके लिए चैलेंजेस आपको सियासी तौर के ऊपर क्या नज़र आ रहे हैं और ऐवान सदर अपना क्या किरदार अदा कर सकता है आने वाले हफ्ते महीनों के अंदर, वो आप ज़रा बताइएगा। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। देखिए, पाकिस्तान के अवाम ने जो भी मैंडेट दिया, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिस पे 2 सूबों के अवाम ने और उसकी अक्सरियत ने अपने एतमाद का इजहार किया है, सिंध के और बलोचिस्तान के अवाम ने। तो इसलिए वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी 2 सूबों में हुकूमत है। जहाँ तक प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के वो पहले सिविलियन प्रेसिडेंट हैं जिन्हें दूसरी दफ़ा पार्लियामान ने, जो कि अवाम के नुमाइंदे होते हैं, उन्होंने चुना है। और सदर पाकिस्तान की हैसियत से प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का जो किरदार रहा है 2008 में जब मुल्क जल रहा था, तो उस वक्त भी जो उन्होंने पाकिस्तान खपे कहा, वो तो अब एक अलामत बन चुका है, इस्तिआरा बन चुका है कि पाकिस्तान के अंदर वफाक की अलामत, इस ओहदे पे ऐसी ही शख्सियत की जरूरत है जो पाकिस्तान पे लगी आग को खत्म कर सके। अब वो आग तशद्दुद की हो, नफरत की हो या तकसीम की हो। और देखिए, बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो पिछले चंद सालों में या कुछ अरसे से, अगर हम ये 21वीं सदी को शुरू करें, तो सदर मुमलिकत के ओहदे के ऊपर ये बदकिस्मती रही है कि जमातें कभी भी बावकार लोगों को और मजबूत लोगों को नहीं बिठाती हैं। हमेशा ऐसे लोगों को जगह दे दी जाती है जिनकी जमात के अंदर या वैसे कोई हैसियत इतनी नहीं होती है, और इसकी मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमेशा इस ओहदे को वकार दिया गया है, और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का तब भी किरदार बतौर सदर, बतौर वफाक की अलामत के और आइन के मुहाफिज के, जमहूरियत के अलमबरदार के, वो आपके सामने हैं। 18वीं तरमीम का होना,
फिर फॉरेन अफेयर्स में गवर्नमेंट की बस हद एक तक दफा गलती हो मदद गई थी करना। बैरिस्टर साहब, फारूक लगारी साहब को लगाकर। नहीं, फारूक लगारी साहब भी बिल्कुल वो वफादारी में वहां नहीं थे, लेकिन कॉम्पिटेंट थे, कैपेबल थे। उन्हें एज अ प्रेसिडेंट को ये नहीं कह सकता कि हमने कोई कॉम्पिटेंट बंदा नहीं बिठाया, सिर्फ उसे इसलिए बिठा दिया कि उधर एक पहरे के लिए बैठा रहे, लेकिन बतौर प्रेसिडेंट उसका कोई इतना कदावर ना हो। लेकिन वो लगारी साहब ने जो किया, उनका मुकदमा तारीख के हवाले है और अब खुदा के हवाले है। तो मैं समझता हूं कि वो सबके सामने है। लेकिन जरदारी साहब का रोल तब भी बहुत अच्छा रहा, देखिए। और उस वक्त भी उन्होंने मुफाहमत इस हद तक रखी कि तमाम सियासी जमातों को, इसके बावजूद कि वो हमारे खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रही थी, एहतजाज कर रही थी, तो जरदारी साहब ने उन्हें बिठाया, मुज़ाकरात किए, आइन की बहाली की, फिर स्मूथ फंक्शनिंग हुई इंस्टीट्यूशंस की। फौज के सरबराहों को, दूसरे इदारों के साथ, इवन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो सलूक किया आपके सामने है इफ्तिखार चौधरी ने। लेकिन उसके बावजूद बतौर सदर पाकिस्तान ना तो उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया और ना कोई ऐसा कदम उठाया कि जो ये अदलिया के हम खिलाफ। आमिर साहब ये अब जरा केसेस की तरफ भी आएंगे, क्योंकि अभी भी कुछ केसेस अभी भी पेंडिंग में उनके हैं। जरा मैं मुझे हाफिज सिर्फ साहब एक से बात भी और करनी आमिर थी, जो साहब से भी आपका जरा क्वेश्चन था, मैं इनकी सिर्फ वो पॉलिटिकल प्लीज करना चाह रिकंसिलिएशन रहा के हूँ। ऊपर। हाँ, मैं वही करना चाह रहा था। देखिए, सबसे जरूरी जो चीज है कि रिकंसिलिएशन के ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब का किरदार वाजे है। अब अगर कोई नफरत और तकसीम से मुंह फेरेगा तो फिर ही हो सकेगा। मुफाहमत के लिए आपको किसी को मानना पड़ता है। तो आज रियासत में बतौर सदर वो एक बड़े के तौर पे, फादर फिगर के तौर पे मौजूद हैं और उम्मीद करते हैं कि तमाम सियासी कुव्वतें, जो दर हकीकत सियासी कुव्वतें हैं, वो इन्हें मानते हुए बैठेंगी। तो जब वो बैठेंगी तो फिर बहुत उम्मीद रखी जा सकती है कि मुल्क के अंदर नफरत और फिर तकसीम की आगे सियासत का चल सकता खात्मा है। हो। जरा मैं राजा आमिर साहब की तरफ आता हूँ कि आमिर साहब, आपको ये दिखाई देता है जो इस वक्त गुदा सियासी सूरत हाल है, इसके अंदर कोई रास्ता निकल सकता है रिकन्सिलिएशन का? अगरचे पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के अगर मंशूर को हम देखें तो तहरीक इंसाफ के मंशूर में भी जो पहला नुकता था वो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन का था। तो रिकन्सिलिएशन पे तो बहुत सी बात हो रही है। आपको नज़र आता है कि हमारी सियासी जमातों में अब इतनी ताकत आ चुकी है इखलाकी तौर के ऊपर भी कि वो ट्रुथ को भी ज़रा एतराफ़ करें, अपनी अपनी तमाम जमातें क्रॉस द बोर्ड अपनी ज़रा गलतियों का एतराफ़ करें और फिर आगे बढ़ सकें? या लगता है कि आपको ये कशीदगी, अदम इस्तेकाम ऐसे ही चलेगा और हालात मज़ीद ख़राब होंगे? भाई साहब, अब जिस हम टेनोर से, जिस ईरा से, जिस पॉलिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ये एक इंतहाई अहम है हमारी तारीख में और ये हमेशा याद रखने वाला दौर होगा। क्योंकि जरदारी साहब इस वक्त जब हुकूमत में आए हैं तो वो प्रेसिडेंट बने हैं, लेकिन वफाक में उनकी हुकूमत नहीं है और उन्होंने हुकूमत में बैठने से भी इनकार किया है। तो फिर ऑन टॉप जो एक सिचुएशन बनी है कि जरदारी साहब और जो इस मुल्क की एक बड़ी जमात है पीटीआई और पीपल्स पार्टी, वो ये दोनों कह रही हैं कि जी इलेक्शंस में जिसके नतीजे में आज जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने हैं, उसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसमें कहा जा रहा है कि जो अवामी मैंडेट था उसको जोन सी है इज्जत नहीं दी गई और जो है रिगिंग और जो उसमें इस किस्म की है फॉर्म 47 का जो इशू है वो एक बहुत अहम है। अब जो आपने बात की ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की, दिस ऑल डिपेंड्स कि जी अब जरदारी साहब इस फैक्टर को कैसे लेके चलते हैं, क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट हैं, उनके पास ये तमाम चीजें हैं। उनकी अपनी पार्टी का भी ये बयानिया रहा है, जो मुल्क की एक पिछली गवर्नमेंट जिस पार्टी की थी और जो कहती है कि हमें सबसे ज्यादा वोट्स पड़े हैं, हमें सबसे ज्यादा सीट्स मिली हैं और हमारी जो सीटें हैं वो चुराई गई हैं। तो इन एलिगेशंस को साथ लेके तो क्या वो रिकंसिलिएशन की तरफ जाते हैं? क्या वो इस चीज पे अश्योर कराएंगे कि जी अदालतों से और जो ट्रिब्यूनल्स बनेंगे उसमें ये तमाम जो फैक्टर्स हैं इसको मद्देनजर रखते हुए एक फेयर एंड फ्री डिसीजंस आएंगे? एंड ऑन टॉप ये जो अभी चूंकि फेडरल गवर्नमेंट जोन सी है वो भी
एक तरह की ऐसी गवर्नमेंट है कि जिसके पास देखा जाए तो सिंपल मेजोरिटी भी बड़ी मुश्किल से है, तो कानून साजी बड़ी अहम होना ही है। लेकिन राय साहब, वो तीन चार जमातें मिलकर 2/3 बन रही है उनकी, ये मखसूस नशिस्तें भी अगर मिल गई इलेक्शन कमीशन के डिसीजन के मुताबिक तो बिल्कुल 2/3 तो बन रही है, लेकिन हुकूमत में देखिए ना, हुकूमत में कौन कौन है, हुकूमत कौन बना रहा है। अब हुकूमत जो बना रहे हैं वो तो 2/3 नहीं बना रहे ना, वो हुकूमत PMLN, हाँ हुकूमत तो PMLN और MQM है। अब सिंध में पीपल्स पार्टी का तो कराची में ये बिल्कुल ओपनली दावा है कि MQM को जो सीटें दी गई हैं, MQM गालिबन कोई सीट नहीं जीत पाई, इनके तो ये पॉलिटिकल नैरेटिव है। फिर इसी तरीके से KP में इनका कहना है कि जी KP में भी उनको सीटें नहीं दी गई, उनकी चुराई गई हैं सीटें। तो ऐसी सिचुएशन में फिर कानून साजी, सेनेट के इलेक्शंस, तो आई थिंक कि टफ सिचुएशन है। बट जरदारी साहब के पास वो कैपेबिलिटीज तो डेफिनेटली हैं कि जिसमें वो आगे बढ़ के चीजों को समझ सकते हैं और उनको एक शेप भी दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो देखने में आएगी कि आया वो जो अभी हम ये कह रहे हैं 2/3 की, कि पीपल्स पार्टी मौजूदा PMLN के साथ कब तक चलती है, किन टर्म्स एंड कंडीशन पे चलती है, आया वफाक में जो वफाकी हुकूमत फैसला करती है या जो कैबिनेट बनाती है, और उसके बाद जो इश्यूज खड़े होते हैं उसमें पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस होगा, क्या ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करेंगी। तो मैं एक और नुक्ता उठाना चाह रहा हूँ, एहसान साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, और फिर इस पे बैरिस्टर आमिर साहब आप भी ज़रा कमेंट कीजिएगा कि ये एक ऑप्शन ये भी हो सकता है रिकन्सिलिएशन के अंदर, जहाँ पे अगर आप सबको इंगेज करना चाह रहे हो, क्योंकि PTI का मौक़िफ़ ये है कि फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट आप देंगे तो फिर हम बैठेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं बैठ सकते। और फिर साथ वो जुडिशल कमीशन या उसका ऑडिट की बात कर रहे हैं, तो हो सकता क्या ये अगर ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए कि प्रेसिडेंट जो है कि एक जुडिशल कमीशन के लिए अनाउंसमेंट करते हैं और वफाकी हुकूमत को कहते हैं कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब को लिखेंगे, आप इस पर एक कमीशन बनाएं, इसका ऑडिट करें, मीनवाइल हम अदर लेजिस्लेशन या जो निगोसिएशन है आपकी मैशत को, आपकी बाकी लेजिस्लेशन करनी है, या अगर आपने इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करनी है, उसके लिए हम बैठ के मुज़ाकरात करते हैं जब तक कमीशन अपना काम करता है। ये एक दरमियाना मुझे तो रास्ता नज़र आता है, आपको नज़र आता है कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं? खालिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशल कमीशन वाली एक हिस्ट्री है, या जुडिशल कमीशन के अंदर जो प्रोसेस किया जाता है, या इलेक्शन प्रोसेस के अंदर अगर आप जुडिशल कमीशन को लेके आते हैं, जब पर्टिकुलरली आपका एक आर्टिकल 225 कॉन्स्टिट्यूशन का है, या उसके बाद आपका इलेक्शन एक्ट 2017 है जिसके नीचे ट्रिब्यूनल्स भी हैं, और वो ट्रिब्यूनल्स जो हैं स्पेसिफिक एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन उनकी है, और वो सर्विंग जजेस हैं आपके हाई कोर्ट के। तो मेरा ख्याल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए, इलेक्शन एक्ट के अंदर होते हुए, अगर आप जुडिशल कमीशन के अंदर लेके जाएंगे तो आपको रिजल्ट्स वही नज़र आएंगे जो 2014 के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर 2013 के इलेक्शन के मुतालिक जुडिशल कमीशन बना था। चूँकि जब आप जर्नल्स TOR के ऊपर चीज़ों को ले जाते हैं तो अल्टीमेट रिलीफ जो है, जो स्पेसिफिक सूरत के अंदर आना चाहिए, वो बहुत उसके चांसेस बड़े कम हो जाते हैं, और एक वेग सी एविडेंस आती है, एक जनरल सी ऑब्जर्वेशंस आती है, और सिस्टम के अंदर चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिससे आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि अगर इसको स्पेसिफिकली फॉर्म 45 और 47 का सिर्फ एनालिसिस तक रखा जाए। अब उसके अंदर आ जाते हैं कि पाकिस्तान का खालिद साहब हर हल्के का 45 या 47 का इशू नहीं है। ये पाकिस्तान की कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहाँ पे ये एलिगेशन लगा है, चाहे वो एक पार्टी ने लगाया या दूसरी पार्टी ने लगाया है, कि जी फॉर्म 45 कुछ कह रहा है और फॉर्म 47 कुछ और कह रहा है। और ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो इलेक्टरल प्रोसेस है उसके अंदर पहली दफ़ा इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस आएगी कि जब फॉर्म 45 जो है वो एक ही मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के जो एजेंट्स हैं या उनके कैंडिडेट्स हैं उनके पास और होगा, और उसके बाद 47 जो है वो एक और आएगा। अब उसको रिकंसाइल करना जो है वो अल्टीमेटली ट्रिब्यूनल ही करेगा, और ट्रिब्यूनल के पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन उनका ये है कि क्या फॉर्म 45 जो इनको इशू है उसके अंदर कोई फ़र्क है, चूँकि अब फॉर्म 47 नहीं है,
अब दो फॉर्म होंगे, एक फॉर्म 45 भी आएगा, चूंकि 45 आएगा तो 47 आएगा। ये मुमकिन नहीं है कि 45 जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड जो ये क्लेम करते हैं कि हमारा है और सिर्फ 47 के ऊपर आप चले जाएं और कहें जी 47 के ऊपर है, चूंकि 45 को 47 करता है, 47 को 48 करता है और 48 को 49 करता है। तो इस सारे सीक्वेंस के अंदर मैं ये समझता ये हूं कि अब इसको चूंकि जिस मुल्क जिस कंडीशंस के अंदर चला हुआ है और पिछले 10-12 साल से हमने इस मुल्क के अंदर कंट्रोवर्सी की है, अब इसके अंदर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ ये है कि जो हमारे इलेक्शन डिस्प्यूट्स हैं और स्पेशली ये जो अभी इलेक्शंस के अंदर आए हैं, इसके अंदर ये है कि अब आप ये कहें कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या फेडरल गवर्नमेंट से ये कहें कि जी वो इंश्योर करें इन चीज़ों को कि जी इलेक्शन डिस्प्यूट रिजॉल्व ठीक हो। ये अगर आपके रिटायर्ड जजेस होते या इलेक्शन कमीशन के नॉमिनीज होते तो मुमकिन था कि गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस हो सकता है। ये आपके सर्विंग जजेस हैं और वो जजेस जो है वो हाई कोर्ट के हैं, उनमें से कई सीनियर मोस्ट भी जजेस अपने हाई कोर्ट रिस्पेक्टिव भी हैं। एक चीज़ जो करने वाली उनके अंदर है वो ये है कि जो इलेक्शन एक्ट के अंदर जो है 120 दिन का जिक्र है सेक्शन 144 के नीचे, उसको इंश्योर कर लिया जाए कि 120 दिन के अंदर ये डिस्प्यूट्स होना चाहिए। जजेस हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के नहीं लिए नहीं और केसेस नहीं खालिद साहब पिंडी के अंदर ना उसके अंदर ये है कि आपके बहावलपुर बेंच के अलहदा बने हैं, मुल्तान के अलहदा है, उसके बाद लाहौर का अलहदा है। इसी तरह सिर्फ 2 का हुआ था नहीं अभी भावलपुर का भी उसके अंदर हो गए। तो वो ये है कि जहां जहां वो पटिशन्स आएंगी उसके हिसाब से जो है वो आपके ट्रिब्यूनल्स बनते जाएंगे। और जनरली होता ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रिक्वेस्ट करता है चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट से कि जहां जहां उनका बेंच बना हुआ है, मतलब पंजाब के अंदर रावलपिंडी है, मुल्तान है, बहावलपुर है, लाहौर बजाते खुद है, कराची है, लाड़काना है, उसके बाद आगे सखर है, या इसके बाद आपके 3-4 बेंचेस जो हैं वो KPK के अंदर और इसी तरह 3 उधर बलूचिस्तान के अंदर, तो हर एक के अंदर आएगा। लिहाजा पॉलिटिकल पार्टीज को वो लाइन ऑफ एक्शन जो लेना चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है जिसकी तरफ आपने किया हुआ है वो ये है कि इस मुल्क की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन्हें आपस में पॉलिटिकली और लीगली इंगेज करना चाहिए। वो इंगेज ये है और उसका बेहतरीन फोरम जो है वो आपकी पार्लियामेंट है। और इस पार्लियामेंट के अगर आप ये देखें कि जो भी सिचुएशन सामने आई है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस अब गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, चाहे वो प्रोविंस के अंदर आई हैं, चाहे फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आई हैं, किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब इशू जो है वो हमारा सबका एक है, वो ये है कि इस मुल्क की वेलबींग होनी चाहिए। और वो वेलबींग जो है कि आप सबसे पहला काम ये करें कि एक फुल हाउस कमेटी जो है वो पार्लियामेंट की भी बने, सेनेट की भी बने, प्रोविंशियल असेंबलीज की भी बने और उसके 4-5 TORs बना लिए जाएं। नंबर 1 जस्टिस, नंबर 2 गवर्नेंस, नंबर 3 इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के जिसके अंदर ये चीज़ें आइंदा ना हो और EVM जो है कि इसको किस तरह आगे लेके जाए। नंबर 4 जो है वो आपके इकोनॉमिक्स ट्रिकल डाउन सोशल जस्टिस। नंबर 5 आपका डेवोल्यूशन ऑफ पावर के जो आपका फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंस को गया है उसका ट्रिकल डाउन। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और फाइनली ये है कि जो आपका एक क्योस आया हुआ है गवर्नेंस के अंदर, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी वाला इशू है या उसके बाद आपका महंगाई वाला है। तो ये इश्यूज करके एक लाइन ऑफ कोर्स के अंदर जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और मुल्क के लिए बेहतर है। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद आमिर साहब आपके लिए मैं बैरिस्टर आमिर साहब ये क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ आपसे, फिर हम स्टार्ट कर लेंगे कि अगर आप क्योंकि उसकी मंशूर कमेटी में भी और एडवाइजरी में भी अहम रोल करते हैं पीपल्स पार्टी में, कि आपके ज़हन में क्या स्केच बनता है कि जैसे हाफिज साहब ने कहा कि ये चीज़ें करनी होंगी कि एक जगह बिठाने के लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेने होंगे एग्रीड पार्टी को एटलीस्ट टेबल पर लाने के लिए, ताकि मेंटली उनको कुछ थोड़ा सा मुतमिन किया जा सके और उनके वोटर्स को भी और उनको भी। अदरवाइज़ तो ये सारे के सारे मसाइल ऐसे ही रहेंगे। इस पर हम बात करेंगे और कुछ फिर ज़रदारी साहब के केसेस और जो सदर को इम्यूनिटी होती है उस पर भी हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे। सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अपना हलफ उठा लिया और पाकिस्तान के सियासी माहौल वैसे ही गर्मा गर्म जैसे चलता रहता है। आमिर साहब, ब्रेक से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ गया था, इसमें एक नुकता अभी आप थोड़ी देर पहले चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का हवाला दे रहे थे तो मुझे वो याद आ गया कि जब पहली दफ़ा भी ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट बने थे तो उस वक्त भी कुछ केसेस ऑलरेडी उनके ख़िलाफ़ थे और फिर मुशर्रफ दौर के अंदर एक NRO हुआ था
फिर हुकूमत से तल्लुकात ख़राब हुए तो चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में एक बेंच ने वो NRO को कलअदम करार दे दिया और दोबारा केसेस शुरू हो गए थे। और फिर स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत को ख़त लिखना और गिलानी साहब उसके नतीजे में घर भी चले गए थे। इस बार फिर सदर साहब अभी मनसब पे आए हैं, तो जो तोशाखाना केस है उनमें गालबन सितंबर 2020 में उन पर फर्द जुर्म आयद हुई थी, लेकिन अभी तक वो मामला मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। फिर जो फेक अकाउंट्स का मामला आया उसके अंदर JIT भी बनी, उसकी भी रिपोर्ट्स आई। तो ये अभी मामलात लगता है कि दोबारा वो 2008-13 वाली जो पोजीशन थी उस तरफ चले गए हैं। देखिए हालात चलें इससे थोड़ा सा एक वैसे देखते हैं पाकिस्तान की तारीख को कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने सिविलियन प्रेसिडेंट के लिए तो केसेस खोलने की और उनकी इम्यूनिटी ख़त्म करने की कोशिश की, और देखें कैसा कमाल हुआ कि पूरी कौम आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान में वापस लाना चाहती थी, लेकिन चीफ जस्टिस सदर पाकिस्तान को स्विट्जरलैंड के मैजिस्ट्रेट के हवाले करना चाहता था। ये खुद मुख्तारी थी जिसपे सारे बाज़मीर उस वक्त इकट्ठे हो रहे थे कि सदर पाकिस्तान को हवाले करो मैजिस्ट्रेट के स्विट्जरलैंड के। और दूसरी बात कि जिस चीफ जस्टिस ने मुशर्रफ को वर्दी में सदर बनने की इजाजत दी थी, वो एक सिविलियन प्रेसिडेंट को चाह रहा था कि वो जेल के अंदर जाए। तो ये वो एक तकाबुल है जो पाकिस्तान का बड़ा स्याह तारीख रही है, और उसी सदर को जिसने उसे रिहा किया और उसी सदर को जिसने उसे बहाल किया। तो ये है जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। मैं समझता हूँ कि उन केसेस में भी क्या निकला कि बाद में आसिफ अली जरदारी साहब उससे बाइज्जत बरी हुए, और आज भी वही हालात हैं। देखिए आपने जो पहले भी बात की है खालिद साहब, केसेस से तो ना घबराएंगे। ये आसिफ अली जरदारी साहब ने 13 साल 7 महीने कैद में गुजारे हैं। इधर तो 7 महीने के बाद लोग बड़ी बड़ी लीडरी के दावे करने लगते हैं। 13 साल 7 महीने, और उसके बावजूद किसी से इंतकाम नहीं लिया, किसी के खिलाफ बदजुबानी नहीं की, कभी मुल्क के अंदर तशद्दुद को रुझान नहीं दिया, कभी पाकिस्तान को आग लगाने की बात नहीं की। तो ये वो शख्स है जिसने अपनी जिंदगी के तकरीबन 14 साल जेल में गुजारे, और 14 दिन के बाद यहाँ पे या 14 घंटे के बाद लोग मुल्क जलाने के लिए निकल पड़ते हैं। ये भी पाकिस्तान की तारीख ने देखा है। तो मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी से ज्यादा जो अभी आपने बात की कि इंतखाबात के जो नताइज हैं उस पर क्या कोई कमीशन बनाना चाहिए, तो कमीशन तो वफाकी हुकूमत बनाती है, लेकिन इसके बावजूद हम समझते हैं कि अब बात किसी एक इलेक्शंस की नहीं है खालिद साहब। क्या 2024 के इलेक्शंस ऐसे हैं जिन पे सबने कहा? 2018 पे भी सबका एतराज था, 2013 पे भी एतराज था। तो मैं समझता हूँ कि इसके बजाय रास्ता तो निकालना ही होगा ना। हर इलेक्शन में हम एक दूसरे पे एतराज करते रहे तो जमहूरियत डिरेल हो जाती है। सर इससे रास्ता बताना चाह रहा जी हूँ कि इसलिए किसी एक इंतखाबात के लिए कमीशन बनाने से ज्यादा बेहतर है कि जो मिसाके जमहूरियत में साइन हुआ था आज से तकरीबन 22 साल पहले, कि हम लोग ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाएं। उसमें एक चीज आई, अब इंतखाबात, ये वोट गिनने, फॉर्म 45 और 47 का चक्कर खत्म हो। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो कि जहाँ पे ये झूठ और फ्रॉड अब खत्म होना चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी कल्चर भी परवान पर चढ़ना चाहिए। ये नहीं कि एक सूबे में मुझे 2/3 अक्सरियत मिल गई तो वहां पे इलेक्शन पाक और पाकिज़ा है, लेकिन जहां पे मुझे नहीं मिली तो वहां पे मैं शोर मचा दूं। और फिर सवाल ये है कि अब तो इतना बात मजाहिया हो गई है कि अब तो जमात इस्लामी भी कह रही है हमारा मैंडेट चोरी हो गया। सराजुल हक साहब एक तरफ इस्तीफा देते हैं अपनी बुरी कारकर्दगी की वजह से, फिर कहते हैं मैंडेट, जिनसे बंदा पूछे आपको मैंडेट मिला कब था मौलाना साहब को, इन्हें। अब PTI जो एहतजाज कर रही है, PTI जब पूरे जोर में थी, जब 2018 में इन्हें पूरी हिमायत हासिल थी जनरल बाजवा की और फैज हमीद जैसे किरदारों की, तो उस वक्त इन्होंने कितनी सीटें ली थी? इससे कोई 5-10 ज्यादा ली थी, और तो कोई फर्क नहीं था। तो आज वो कह रहे हैं जी मैंडेट चोरी हो गया। तो मैं समझता हूँ उसके लिए एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए जिसके अंदर तमाम लोग आए, और एक ऐसा सदर उस चीज को इन सबको बिठा सकता है कि जिसने सबसे ज्यादा कैद काटी है, जिसकी जमात ने सबसे ज्यादा धांधली का सामना किया है, और वाहिद जमात है जिसके खिलाफ होने वाली धांधली सुप्रीम कोर्ट में साबित भी हुई है। वो ये नहीं कि 35 पंक्चर जाके बाद में वापस लेने पड़े। वो जो असगर खान केस में फैसला हुआ था कि धांधली हुई, ISI चीफ ने माना कि पैसे बांटे गए, तो वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। तो ये मौका है कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए जिसमें तमाम जमातें बैठे और अब अपने आप को जरा जमहूरी जहन भी बना लें
फतह और शिकस्त को कबूल करना भी सीखें। ठीक है आमिर हसन साहब, आप क्या देख रहे हैं सारी सिचुएशन में, और ख़ास तौर पे क्योंकि जरदारी साहब के जो केसेस हैं उनमें मियां नवाज शरीफ साहब भी गालबन शरीक मुलजिम है। वो जो गाड़ियों का मामला था तोशाखाना केस में एक हमारे पॉलिटिकल लीडर तो इस वक्त जेल में है, और वैसे ही केसेस हैं ये नैब के। तो ये जरदारी साहब तो 5 साल की इम्यूनिटी हो गई, इनके केसेस होंगे, तो क्या जो बाकी शरीक मुलजमान हैं उनका केस भी रुक जाएगा या चलता रहेगा उनका? और ये ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन जो है, कि आपको लगता है वायबल होगा ये आमिर हसन साहब से पूछा? जी आपसे सर, नहीं आपसे, आमिर अब्बास साहब आपसे, राय साहब। अच्छा देखिए, केसेस की जहां तक बात है, अभी बात हुई 2014 की कि जी इफ्तिखार चौधरी ने केसेस पीपल्स पार्टी के खिलाफ बेतहाशा शुरू कर दिए, लेकिन उसमें इफ्तिखार चौधरी के साथ साथ आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब PMLN रोज काला कोट पहन के, आपको मियां नवाज शरीफ साहब याद होंगे मेमो गेस कमीशन में काला कोट पहन के, यूनिफॉर्म पहन के जरदारी साहब के खिलाफ केसेस करते थे। और ये जितने भी केसेस थे ये ऑलमोस्ट PMLN जो सी थी, वो जो ऊपर जज था तो सामने वो खड़ी होती थी और उसकी वजह से। और आपको याद है कि कटकना और ये वाले केसेस जितने थे उसमें PMLN के ये सारी प्रोसिक्यूशन हो रही थी, वो ये सारे केसेस कर रही थी। तो अब देखते हैं कि जी PMLN अब की बार क्या कहती है और कब तक चुप रहती है। यही वजीर आजम साहब जो आज बने हुए हैं, ये तो पेट फाड़ के कहते थे कि जरदारी साहब का और खंबे पे लटकाने की बात करते थे। तो लेट्स सी के अभी वो किस अंदाज में आगे और कब तक चलते हैं। जहां तक बात रही कि जी ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की, तो उसमें कुछ चीजें होती हैं जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, CBMs। तो कुछ ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी, खासकर जो पीपल्स पार्टी या दूसरी, ये खुद विक्टिमाइज रही हैं पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन के। तो जो पॉलिटिकल इस वक्त डेटिनीज हैं या जो पॉलिटिकल इस वक्त असीरान हैं, तो इनको तो सबसे बड़ा काम तो यही करना चाहिए था। ऑल्दो पीपल्स पार्टी ने जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो बारहा कहा था कि हम आते ही सबसे पहले ये जितने भी पॉलिटिकली इन्वॉल्व प्रिजनर्स हैं इनको रिहा करेंगे। तो ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कोई अवाम से या मार्च पे से नहीं आ जाना। ये मेयर्स होंगे कि किस अंदाज में गवर्नमेंट और जो प्रेसिडेंसी है वो लेके चलती है बाकी पार्टीज को जिनके अभी एतराजात हैं, जिसमें आपने खासकर देखा क्योंकि प्रेसिडेंट एक इकाई होते हैं, यूनिटी होती है। आपने जो हमारी इलाकाई पार्टीज हैं, महमूद खान अचकजई को देखा, अख्तर मैंगल साहब नाराज हैं, महमूद खान नाराज है। फिर आप देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब या जमात इस्लामी, इनको हम मजाक नहीं कर सकते, कुछ भी हो, भले से सीटें ना हो या सीटें कम हो। लेकिन आप देखिए ना, बलूचिस्तान में तो बहुत ज्यादा सीटें ली हैं फजलुर रहमान साहब ने। हम उनकी पुरानी सीटों को या जो उनकी पार्टिसिपेशन होती है कैसे भुला सकते हैं। यही जो हुकूमत इस वक्त अब मुख्तलिफ पार्टीज का मजमुआ है, ये पिछले 18 माह जो सी हुकूमत रही थी पीडीएम को हेड मौलाना फजलुर रहमान कर रहे थे। तो ये चीजें जो हुकूमत में या पावर में होते हैं, तो मेरी जाती राय है कि वहां से बड़ेपन का आगाज होता है और वहां से इनिशिएट अगर किया जाएगा एज ए गुड विल जेस्चर कि जी पॉलिटिकल जितने भी इस वक्त प्रिजनर्स हैं उनको रिहाई दी जाएगी, और उसके बाद कुछ बड़े अहम केसेस आएंगे, उसमें देखा जाएगा कि जी क्या जो हुकूमती पार्टी है वो रिकंसिलिएशन की बात तो करती है, सदर साहब भी, क्या वो जो आर्मी एक्ट के तहत लोगों का ट्रायल है सिविलियंस का उसको सपोर्ट करती है हुकूमत। क्या सदर साहब चाहते हैं कि जी उसी अंदाज में सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाया गए। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जब सामने आएंगे, जिसपे एक मौक़िफ़ नजर आएगा, तो उसके बाद ये तमाम चीजें हो सकती हैं। अदरवाइज इस स्टेज पे कह देना एक आई वॉश के तौर पे, तो ये मीनिंगलेस होगा। तो लेट्स, अभी इट्स द इनिशियल स्टेज, कुछ हफ्ते देखते हैं किस अंदाज में चलती हैं चीजें। तो ये चीजें मुमकिन चीजें हैं, लेकिन मुमकिन तब होंगी कि जब
एक ऐसा पॉलिटिकल अप्रोच होगी जो कि इनकी अपनी होगी। इंटीरियर मिनिस्टर कौन आते हैं, उसके बाद चेयरमैन सेनेट कौन आते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज का कितना होल्ड होता है, फिर ये सब चीजें आपको पॉसिबल नजर आएंगी। और ये होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क ने आगे अगर बढ़ना है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। तो उसका वाहिद रास्ता यही है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स हों। और ये जो बात अभी हुई कि जी केसेस इतने बने, तो जो अभी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस चल रहे हैं उनको भी खत्म होना चाहिए। खवातीन के खासकर जो 8-8, 9-9 माह से अदालत जेलों में बंद हैं और जमानत होती है, हाई कोर्ट छोड़ता है, एक केस में छोड़ता है तो उसको दूसरे थाने की एफआईआर में पकड़ा जाता है, दूसरे थाने से निकलता है तीसरे थाने में, तीसरे थाने से निकलता है 7 वाले शहर में। तो इफ यू गो थ्रू कि ये मेरिट्स पे इन केसेस में कुछ भी नहीं है, तो अभी इस पे जो ये डायरेक्शन लेते हैं उस पे डिपेंड करेगा कि हाउ वी मूव पॉलिटिकली, आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर नहीं आती। आपकी तरफ भी आता हूं कि ये 2 नुक्ते हैं। एक नुक्ता अगर हम अगले हिस्से में ले जाएंगे कि गवर्नेंस का, और ख़ास तौर के ऊपर जिसकी तरफ बहुत से लोग निशानदेही कर रहे हैं कि सीएम बलूचिस्तान का आना या इंटीरियर मिनिस्टर का कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब आएंगे, कि इस गवर्नमेंट के पास पावर होंगी या नहीं होंगी, इसको हम अगले हिस्से में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये जो हमने पहले कहा था कि वफाकी हुकूमत कुछ अगर इनिशिएटिव लेगी, कुछ स्टेप लेगी किसी जगह बिठाने के लिए टेबल पे, तो बैरिस्टर साहब की तजवीज़ तो ठीक थी, अच्छी थी कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन होना चाहिए। और आमिर साहब, राजा साहब जो कह रहे हैं कि जी कि आपको कुछ ना कुछ पहले ऐसे केसेस ख़ास तौर के ऊपर जिसके अंदर पोलिटिकली मोटिवेटेड नज़र आ रहे हैं, आज हम जब ये बात कर रहे हैं तो उसमें हम देख रहे हैं कि लाहौर मैदान जंग बना हुआ है। हालांकि वो कोई पुरतशद्दुद मुजाहरे नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं, रैलीज़ निकालती हैं, लॉन्ग मार्च धरने भी होते हैं, लेकिन जो पंजाब पुलिस का, पंजाब गवर्नमेंट का जो रवैया, और बेसिकली नून लीग जो मरकज़ में भी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं उनका अभी तक एग्रेसिव है थोड़ा सा, तो वो आप समझते हैं कि उसको भी थोड़ा सा टोन को डाउन करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों के ऊपर टेबल पे लाने के लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा नरमी करनी पड़ेगी, उसके बगैर आप समझते हैं कि चीज़ें आगे चल जाएंगी? देखें खालिद भाई, जो आप एज ए पॉलिटिकल पार्टी या एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, ये मेरा राइट है कि मैं समझता हूँ कि जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक या लॉ के मुताबिक, या मेरी किसी जगह राइट्स की वायलेशंस आई है, या कुछ ऐसे चीज़ें सिस्टम के अंदर आई हैं कि जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी जो है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, या लॉ के हवाले से कुछ गुंजाइश है, तो मैं उसके लिए प्रोटेस्ट की एहतजाज करूँ। इसके अंदर हमारा लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा वाज़ेह है, और मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए अगर हम कोई प्लेसेस को आइडेंटिफाई कर दें कि जी फ़लाँ प्लेस जो है वहाँ पे जाके आप पीसफुल एक प्रोटेस्ट करें, और उसकी कवरेज आप देख लें। कि असल तो इशू ये होता ये है कि आप जो एहतजाज करना चाहते हैं वो एहतजाज रजिस्टर हो, और रजिस्टर होने के अब आपके पास 3 मीडियम्स हैं जो बड़े ज़बरदस्त हैं। एक ये है कि पहले तो सिर्फ आपका न्यूज़पेपर था, उसकी कवरेज का बड़ा इशू आता था। फिर ये था कि शायद आप प्रोटेस्ट इसलिए उन जगहों पे करते थे कि एक मैस क्रिएट हो और आपका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री या प्रोविंस है उसको रजिस्टर इस चीज़ के अंदर आए। लेकिन अब 3-4 चीज़ें बड़ी आ गई। एक सबसे बड़ा आ गया है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि जहाँ पे भी आप एहतजाज करते हैं कैमरा वहाँ पे पहुँचता है, और एक कैमरा नहीं कई कैमरेज पहुँचते हैं, और वो उस चीज़ को फ़ौरन आपको रजिस्टर करते कर। दूसरा आपके पास आ गया आपका ये जो सोशल मीडिया जिसके अंदर मुख्तलिफ ऐप्स उसके अंदर आ गई हैं। और तीसरा भी ये है कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम भी अवेलेबल है, चाहे आपकी असेंबली है प्रोविंस के अंदर है या नेशनल असेंबली है, आगे आपकी स्टैंडिंग कमेटीज़ भी आएंगी, तो सारा आएगा। तो अगर उस एनवायरनमेंट के अंदर ये एक लाइन ड्रॉ कर ली जाए तो उसके अंदर मेरा ख्याल है कि दोनों साइड्स के लिए एक विन विन सिचुएशन रहेगी। गवर्नमेंट को अपनी टोन और टेनर जो है उसको माइल्ड रखना चाहिए, उसको सबमिसिव रखना चाहिए, उसके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए ऑपोजिशन के मामले के अंदर, चूँकि गवर्नमेंट के अंदर तो आपके पास पावर भी है, आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, और दूसरों के बकौल आपने गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो किसी और तरीके से भी आए हुए हैं। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो है, पार्लियामेंट के अंदर या बाहर जो है, गवर्नमेंट का एटीट्यूड जो है वो सॉफ्ट होता है और होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर कोई आपको जिस तरह कहते हैं नारे नहीं मारने चाहिए, थ्रेटन नहीं करना चाहिए,
किसी जगह जो है वो आपको पुलिस फोर्स को नहीं कहना चाहिए कि नहीं जाके आप करें, अनटिल के अनलेस जो है कि लोकल अरेंजमेंट के अंदर आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो। ये एक आपका परसेप्शन है या आपके ऑप्टिक्स होने चाहिए। दूसरा ब्रेक ले लेते हैं एहसास साहब, क्योंकि हुकूमत तो वाकई शीशे के घर में बैठी होती है, तो उसको गुरेज करना चाहिए ऐसे एकदम से। ब्रेक से वापस तो दो बड़े अहम इश्यूज हैं नाज़रीन। एक तो हुकूमत कितनी बाइख्तियार होगी, नंबर 1, और नंबर 2 कि जो पॉजिटिव गेस्चर देना, और इसमें अभी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन और पीटीआई क्लेम अभी कर रही है कि उनको इंतखाबी निशान वापस दिया जाए सेनेट इलेक्शन के लिए, अगर वो नहीं दिया जाता तो फिर ये सारी कोशिशें कितनी कारगर साबित हो सकेंगी, इस पे हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बुनियादी नुक्ता जो इस ब्रेक से पहले उठाया था, हाफिज़ साहब आपसे ही स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हम बैरिस्टर साहब और राय साहब के पास चलेंगे कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कितने कारगर साबित हो सकते हैं कि मखसूस नशस्तों का मामला पहले ही बड़ा मुतनाज़ बना हुआ है, हाई कोर्ट के अंदर भी है, तो किस तरह से ये अगर पीटीआई को नहीं मिलती और सेनेट के इलेक्शन में भी उनके साथ वही होता है जो पहले हुआ था, तो फिर कितने ये कामयाबी हासिल हो सकती है, नंबर 1। और नंबर 2 थोड़ा सा इस नुक्ते पे भी बात कीजिएगा कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो जो वज़ीर दाखिला थे वो चीफ मिनिस्टर बन गए, जो चीफ मिनिस्टर हैं वो वज़ीर दाखिला बनने आ रहे हैं। तो ये एक इम्प्रेशन जो ख़ुद इस इलेक्शन पे जो राजा आमिर साहब बात कर रहे थे कि बहुत सारे इसके ऊपर सवालिया निशान है। तो केयर टेकर जिनको एक बिल्कुल लातल्लक होना चाहिए था, गैर जानबदार होना चाहिए था, फैसिलिटेशन का किरदार अदा करना चाहिए था स्मूथ इलेक्शन के लिए, अगर उन्होंने कहीं ऐसा किरदार अदा किया कि उनको अब हुकूमतें देनी पड़ रही हैं चाहे अपनी मर्ज़ी से या किसी के कहने पे, तो ये हुकूमत क्या जो सारी हम बात कर रहे हैं कि इतनी खुद मुख्तार होगी, कितने इनिशिएटिव ले सकेगी, या कहीं ना कहीं इनको बाकी चीज़ों को स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा? अच्छा खालिद साहब, आपका पहले जो आपने रिजर्व सीट्स का आपने कहा, रिजर्व सीट्स के अंदर ये है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला आ गया है, और मेरी अपनी इसके अंदर ये राय भी यही थी कि आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 या 224 या सेक्शन 104 और रूल 92, 93, 94 इलेक्शन रूल्स जो हैं उसके अंदर सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी एलिजिबल है रिजर्व सीट्स के लिए। अच्छा सॉरी बात मिक्स हो गई मैं असल वो सारी डिस्कशन ठीक है। असल इशू ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान, क्योंकि सेनेट के अंदर ये मसला है, मैं उस पर अब उसके अंदर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया है और वो फ़ैसला पाकिस्तान की मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के अंदर चैलेंज भी कर दिया गया है। अब मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको एट अर्लीस्ट 1, 2, 3 हेयरिंग्स के अंदर इसका फ़ैसला करें, और अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को जो इलेक्शन शेड्यूल सेनेट्स का आना है, जिस दिन इलेक्शन पोलिंग होनी है, उससे पहले इसका फ़ैसला कर देना चाहिए, ताकि ये जो सिचुएशन इस दफ़ा भी बनी हुई थी उस कन्फ्यूजन से निकले। और प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अब हमारे हाई कोर्ट्स की है या हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, अगर मामला वहाँ पे जाता है। नंबर 2 आपने बात की इंट्रा पार्टी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इंट्रा पार्टी के अंदर खालिद साहब बड़ी वहाँ पे भी वाजे है कि 2 दफ़ा ये मामला इलेक्शन कमीशन के अंदर, फिर हाई कोर्ट्स के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया है। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फाइंडिंग्स, आप उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन, दोनों को रख के अगर पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसके मुताबिक करवाए हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उनके लिए सेक्शन 210 के नीचे या सेक्शन 215 इलेक्शन एक्ट के अंदर प्रॉब्लम आएगा। लेकिन अगर दोबारा वही उन्होंने एक्सरसाइज की है कि उनके इलेक्शन कमिश्नर की चाहे अपॉइंटमेंट हो या उनके सेक्रेटरी जनरल ने वो नोटिफिकेशंस किए हों, या असद उमर की अभी रिमूवल जो है एज ए सेक्रेटरी जनरल ना की गई हो, या कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक उन चीज़ों को एड्रेस करने के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिवली जो उनका इंटरनल इशू नहीं आया, तो मेरा ख्याल है कि फिर वो प्रॉब्लम आएगी। सिर्फ इलेक्शन करवाना पीटीआई के लिए सोल्यूशन नहीं है, बल्कि उन टेक्निकलिटीज़ के अंदर जिन्हें उन्हें उलझाया गया है या वो खुद उलझे हैं, जितनी देर तक उससे बाहर नहीं आते
मेरा ख्याल है कि उनके लिए फिर वो प्रॉब्लम आएगी और ये फिर अच्छा नहीं, और फिर ये बर्डन जो है वो हमारे हाई कोर्ट्स की तरफ जाएगा और एक क्रिटिसिज्म और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ आएगा। तो उससे पीटीआई को भी है अपनी जो लीगल स्ट्रेटजी है उसको फेज वाइज जो है उसको रिकंसीडर करना चाहिए ताकि उनके लिए प्रॉब्लम ना आए। आमिर साहब, आपकी तरफ बैरिस्टर आमिर साहब के कितनी पावरफुल ये हुकूमत होगी कि निगरान जो मिनिस्टर्स हैं उनको लेना पड़ रहा है, इनको क्या अपनी मर्जी से हैं या किसी के कहने पे हैं, इसके ऊपर कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये तमाम इनिशिएटिव ले सकेगी। और दूसरा जो है कि ये इंट्रा पार्टी दोबारा अगर टेक्निकलिटीज़ में पढ़ के और उनसे इंतखाबी निशान लिया गया सेनेट में भी, तो फिर कैसे सारे बैठ सकेंगे? पहली बात जी, उतनी ही बाख्तियार होगी जितनी पाकिस्तान के अंदर बाख्तियार हुकूमतें रही हैं, और पिछले 10 साल के अंदर और स्पेशली 2018 से 23 के अंदर जितनी भी सिविलियन सुप्रीमेसी को नुकसान पहुंचाया गया, कि जब मुल्क का वजीर आजम खुद कहता था कि एक पेज का मतलब ये था कि पार्लियामेंट के इजलास के अंदर नंबर पूरा करना इस्टेब्लिशमेंट का काम है, ना कि इनकी पार्लियामेंट्री पार्टी का काम है। और मेरी हुकूमत कायम रहती अगर ISI चीफ वही रहता जो मुझे इक़्तिदार में लेके आए थी टीम वो वाली। तो ये एक ऐसा मौक़िफ़ था कि भले 90s में ये काम रहा कि एक जमात को सपोर्ट रही इस्टेब्लिशमेंट की, लेकिन खुल के कोई इतना इजहार नहीं करता था जितना 5 साल के अंदर हुआ 2018 वाला जो आई के प्रोजेक्ट था। तो मैं समझता हूँ कि बाख्तियार हुकूमतें उतनी ही हैं। अब पाकिस्तान के अंदर हम यहाँ बैठ के कह दें और मैं आपको जवाब दूं कि बड़ी बाख्तियार होगी फलां, बहुत सी स्पेस खोई है, बहुत सी स्पेस खोई है। अब उस स्पेस को किस तरह लेना है, वो पॉलिटिकल पार्टीज को एक तरफ होना होगा और बैठना पड़ेगा। देखिए CBMs अगर ये हैं कि अब आप आज उन्हें वो लोग जो हमारा मजाक उड़ाते थे कि NRO आज वो NRO मांग रहे हैं ना कि मेरे केसेस माफ कर दो, फलां के केसेस माफ कर दो, मुझे बाहर ले आओ। तो हमने तो केसेस माफ नहीं करवाए। हमारा NRO अगर 1-2 महीने के लिए था तो हम केसेस भुगत के आए हैं। मैंने बताया भी 14 साल कैदे काटी है हमने और बेगुनाह होने के बावजूद बाइज्जत बरी हुए हैं बाद में। तो मैं समझता हूँ CBMs ये हो सकते हैं कि एक दूसरे को एक्सेप्ट किया जाए, हम उनकी पॉलिटिकल हैसियत को एक्सेप्ट करें, वो हमारी पॉलिटिकल हैसियत को एक्सेप्ट करें। अगर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुबारकबाद देता है कि मैं मुबारकबाद देता हूँ खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर कहे ना मैं सदर को मानता हूँ ना मैं वजीर आजम को मानता हूँ, तो फिर कौन CBMs लेगा और किसे CBMs माना जाएगा? देखिए ये उस वक्त होता है कि एक दूसरे की हैसियत को माना जाए, इसके बाद आगे बढ़े। हम लोगों ने पहले भी, पीपल्स पार्टी ने ये मौका दिया था PTI और ये जो आजकल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है कि आप लोग हुकूमत बनाएं, हमने तो कोई आगे नहीं बढ़े। और हमने इसी तरह अगर आज हम मिनिस्ट्रीज नहीं ले रहे तो ये हमारे साथ बात करते और हमारी अगर कोई बात बनती तो हमने कोई मिनिस्ट्रीज नहीं लेनी थी। पीपल्स पार्टी ने इस दफा फैसला किया है कि क्योंकि वजारतें कम करनी है और पाकिस्तान के अंदर गुड गवर्नेंस के लिए काम करना है, तो हम चाहते हैं कि जो भी पार्टी गवर्नमेंट बनाए वो कम से कम वजारतें मरकज के अंदर रखे। इसलिए हम इत्तेहादी हुकूमत नहीं चाह रहे थे और वजारतें नहीं लेना चाह रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ, करते हैं राय साहब को भी मैं ले लूं, आप कंक्लूड कर लें जरा। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर हम लोगों ने आगे बढ़ना है तो सियासत में अब ये नहीं होगा कि 2024 के इलेक्शन नल एंड वाइड हो जाएंगे और कोई बात बन जाएगी, ऐसे नहीं होगा। अगले इलेक्शन कैसे बेहतर होंगे, सियासी फिजा कैसे बेहतर होगी, उस पर बात की जाएगी। और आइंदा एक दूसरे के ऊपर मुकदमात ना बने, आइंदा मुल्क के अंदर गालम गलोच ना हो, आइंदा मुल्क के अंदर किसी पे मुकदमेबाजी ना हो, इस पे बात की जा सकती है और ये हल निकाले भी जा सकते होना भी चाहिए। राय साहब, आप क्या समझते हैं कि जो सारे इनिशिएटिव हम बात कर रहे हैं कि दीगर स्टेक होल्डर्स के बगैर ये हुकूमत कर पाएगी, नंबर 1, और नंबर 2 कि अगर दोबारा बल्ले का निशान नहीं होता सेनेट में तो फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, हम जितनी भी बातें कर लें, बात आगे बढ़ने के लिए इस मुल्क के 2 हाउसेज हैं जहां पावर जहां से आती है। एक है अपर हाउस, एक है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में ऑलरेडी ये एक बहुत बड़ा धब्बा लगा हुआ है कि वहां पे जो वहां की रुकनीत है, वहां के जो मेंबर्स हैं उस हाउस में, वो जो उनसे हैं वो अवामी मैंडेट के मुताबिक वहां पे तशरीफ नहीं रखते। उसमें ये आपके सामने क्लियर है, और ये एज ए लॉ स्टूडेंट के जी फॉर्म 45 वाले और 47 वाले। अब यही सिलसिला अगर सेनेट में भी आ जाता है
कि सेनेट में भी आप ये कहते हैं कि जी नहीं, क्योंकि ये बड़ा एक मेजर नंबर है जो ये स्पेशल सीट्स हैं, अराउंड 78-80 मेंबर्स हैं ये, तो ये अगर इनको आप इनकी प्रोपोर्शन के हिसाब से तकसीम नहीं होते, और मैं हैरान हूं कि अगर केपी में 7 जेयूआई की सीट्स हैं और उनको 8 लेडीज की मिल जाती हैं, तो ये किस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51 है? क्या आर्टिकल 51 ये कहता है कि आप 7 मर्दों की सीट लेते हैं, जनरल सीट्स लेते हैं, तो आपको 8 औरतों की सीट मिल जाएंगी, इसी तरीके से बाकी है? तो ये जब तक ये मैस खत्म नहीं होगा तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किसी किस्म की। एक इनसे सवाल भी है फिर जी, क्या ये आगे कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकता है? सिर्फ एक फिक्रा मैं कहूंगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन 7 वाले को 8 सीटें नहीं देता तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या जिसकी कोई सीट नहीं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, उसे 23 सीटें कॉन्स्टिट्यूशन कैसे दे दे? जरा इसका भी जवाब दे। जी, इसका जवाब तो सुप्रीम कोर्ट को देना है कि ये ऐसी सिचुएशन है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहां पे आइन कोई सब्सटेंशियल राइट देता है, आइन कोई चीज कहता है, और जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर है जिसको हम इलेक्शन एक्ट कहते हैं, और उनका शेड्यूल अगर ये कहता है कि जी फलानी तारीख तक आपने जमा करानी थी अपनी फहरिस्त स्पेशल आपके उसकी, वो नहीं करते, तो फिर हमारी तवक्का जो मुझे एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ नजर आता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार है कि वो इस पे एक फुल लार्जर बेंच बना के इस चीज को वंस फॉर ऑल डिसाइड करे कि जी क्या सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, या इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल है कि जी उसने कह दिया था इस तारीख तक आपके फहरिस्तें नहीं आई। ये कोई इतना बड़ा क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है कि जिस पे एक जजमेंट नहीं आ सकती। तो हमें यही उम्मीद है कि अब अदालतें इसमें कैसे चलती हैं आगे, और उसके बाद हमने ये देखना है कि जनाब जो ये सूबे हैं, सूबे कैसे चलते हैं। मैंने दोबारा रिपीट करूंगा कि जो हमारे सूबों में हमारी जो छोटी पार्टीज हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर, देखिए आपने बहुत से इश्यूज को सेटल करना है, आपने छोटे सूबों के अंदर एहसास महरूमी। अब बलूचिस्तान की बात हुई, आप ही ने कहा कि जी वजीर इंटीरियर जो से थे उनको बना दिया गया। मैं जाती तौर पे जानता हूं कि पीपल्स पार्टी के कौन कौन से महान से पुराने, सादिक उमरानी का क्या था, ज़हूर बुलेदी कौन था, जतक कौन था, लेकिन पार्टी का कोई शख्स जिनके 30-30 साल की एफिलिएशंस हैं, लेकिन एक शख्स जो कि 1 या 1.5 माह पहले आता है, वो तमाम पार्टी के जो पुराने लोग थे और जो पार्लियामेंट के हिस्सा रहे हैं, इनसे ज्यादा रहे हैं ये जो अभी बने हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपका वही सवाल आता है कि पावर फ्लो कहां से करेगी, और जहां से फ्लो करेगी उस पर डिपेंड करता है। और उसको पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ इसलिए कि पहले ऐसे हुआ तो अब ऐसे होगा, तो ये इससे निकल के अपनी आगे लेना होगा कि अगर ये सियासी जमातें बैठेंगी तो मेरा ख्याल है वो जो हकीकी पावर कॉरिडोर्स हैं वो भी शायद एहसास कर लेंगे। बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब आपका। एक लाइन में इसमें ऐड करना चाहूँगा, क्विकली एक लाइन में ऐड करना चाहूँगा कि अगर हमने ट्रस्ट करना है कि अदालतों ने ही करना है, तो फिर पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन अदालतों पे ट्रस्ट करना चाहिए और उनको क्रिटिसिज्म के अंदर ड्रैग नहीं करना चाहिए। यही इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान अहमद खोकर साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब और राजा आमिर अब्बास साहब। नाज़रीन आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।